हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का भौतिक विज्ञान के साइड का जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों जानेंगे। इसमें देखिए 10 नंबर का पूरा पूछा जाता है और सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न भी इस वीडियो में बताए जाएंगे और इसमें न्यूमेरिकल लास्ट में किया जाएगा और पूरा न्यूमेरिकल हम कराएंगे, जिसके लिए एक और वीडियो लाएंगे और पूरी थ्योरी इसका जो है पूरा कराया जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चित रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने विषय पर। देखिए हमारा ये जो देखिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा चैप्टर का नाम है, जो कि इसे हम लोग पूरे विस्तार से समझेंगे। पहला हेडिंग हमारा प्रकाश किसे कहते हैं यही समझेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसे समझेंगे तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है और किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है और किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। और देखिए आगे प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश पूछा जा सकता है और इसके गुण भी पूछे जा सकते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। देखिए पहला, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है और दूसरा, प्रकाश को देखने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को देखने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को देखने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और इसका चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से यह चलता है। जो प्रकाश होती है इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब आते हैं सीधे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़ता है, किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर, जैसे किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर पॉलिश या चिकना तल हो उस पर पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जिस माध्यम में से जिससे वो आता है, जैसे ऊपर से वो प्रकाश की किरण आता है तो उस पर लड़कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़ता है तो वह उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अब आते हैं आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखिए आपतित किरण अभी आगे चित्र में बताएंगे या कागज के तल पर स्थित है। देखिए आगे हम समझाते हैं आपको चित्र के माध्यम से। देखिए यहाँ पर चित्र है। देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण। देखिए आपतित किरण, आप आपतित किरण, अपवर्तित किरण मतलब आने वाली किरण और जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु, यही बिंदु है आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। एक तल ए है, M1 M2 इसी पर स्थित है। देखिए दूसरा, देखिए क्या कह रहा है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो मान है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें भी वही चीज है, सेम, मतलब वो नियम वही है, वही है। देखिए वही है जो कि मैं दोबारा यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो वही चीज है जो मैंने पहले बताया है। प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 बार हो गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं।
बिंब। और ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु वस्तु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे दूसरे बिंदु को जो है वो दूसरा बिंदु उस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से मतलब जब प्रकाश की किरण जो है किसी एक वस्तु से चलकर दूसरे वस्तु पर सॉरी जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर, कोई बिंदु है, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से चलकर इस बिंदु तक आ रही है, जाके मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को देखिए, ये बिंदु था जहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ रही है और ये दूसरा बिंदु है जहाँ पर प्रतीत हो रहा है, तो इस बिंदु का ये प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब के दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब जो कि उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब जो कि सीधा होता है। ठीक, अब ये वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसे समझेंगे। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है, तो उस बिंदु को दूसरे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तन के पश्चात जो है ये वास्तव में मिले तब वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है। देखिए, इससे पर्दे पर या वीडियो पर लिया जा सकता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को दूसरे बिंदु का आभासी प्रतिबिंब, इसमें आभास किया जा रहा है और उसमें वास्तविक में वास्तव में मिल रही हैं, उसमें मिल रही हैं, कंफर्म है, इसमें आभास किया जा रहा है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। देखिए, नोट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, नोट में क्या दिया है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव उस वस्तु के बराबर होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव बराबर होता है समतल दर्पण में। देखिए, यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होते हैं। इसका जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या ये दोनों अनंत पर होते हैं। ठीक, नहीं, अनंत होते हैं, मतलब अनंत पे ही होते हैं। किसी मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से आधा लंबे का दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति जो है उसका आधा लंबा प्रतिबिंब रहेगा, मतलब पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आधा दर्पण का यूज करना पड़ेगा, उससे आधे। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। जो समतल दर्पण होता है उससे बना प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा। समतल दर्पण के प्रतिबिंब का आवर्धन एक होता है। ठीक है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा उसका आवर्धन, आवर्धन मतलब आवर्धन क्षमता यम, ये जो है एक होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं दर्पण पर। देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोले का कटा एक भाग होता है। गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसे एक तरफ से पारे की तलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, जिसके एक तरफ पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है तथा लगा होता है, गोलीय दर्पण कहते हैं, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। राइट, अब समझेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, फिर समझेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए पहले समझते हैं उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल से, इसका जो उभरा हुआ तल रहेगा, उभरे हुए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो। इसका जो उभरा हुआ तल ऐसे है मान लो, या ऐसे है, इसका ये जो इधर वाला तल है, इधर से परावर्तन हो, परावर्तन हो,
तथा धसे हुए तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा हो तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, जो निम्न चित्र में प्रदर्शित है। देखिए इसका चित्र है, यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यही है उत्तल दर्पण का चित्र, जो कि उभरे हुए तल, देखिए इधर का जो भाग है, इधर वाला भाग, ये जो इधर से भाग है, इससे परावर्तन हो रहा है तथा धसे हुए भाग में जो अंदर की ओर धसा है, पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का यहाँ पर पेंट लगा होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब समझिए उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए दोस्तों समझते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। देखिए पहला, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजार में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। जो बल्ब लगा होता है गली बाजारों में, उसमें किया जाता है। और दूसरा समझिए, उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास साइड देखने के लिए लगा होता है। ड्राइवर के सीट के पास साइड देखने के लिए लगा होता है। पीछे की वस्तु को देखने पर मतलब वो मतलब अच्छे से दिखाई देते हैं, दूर दिखाई देते हैं। ठीक है। और अवतल दर्पण को आइए हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है, ये पूरा समझेंगे। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल से परावर्तन हो तथा उभरे हुए तल से उभरे हुए तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा हो, तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये उत्तल दर्पण का विपरीत होता है। देखिए उसमें धसे हुए तल से पारे की कलई लगा था और उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा था, लेकिन इसमें धसे हुए तल से परावर्तन हो रहा है और उभरे हुए तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा है। तो एक अवतल दर्पण हो गया, और जो अंदर की ओर धसा मतलब लाल ऑक्साइड का पेंट लगा था, वो उत्तल दर्पण होता है। तो आइए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग समझते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है, होता भी है। देखिए पहला, आंख, नाक, कान या गले में डालकर आदि रोगों का उपचार किया जाता है। इसे जो है आंख, नाक, कान और गले में ना कर रोगों का उपचार करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। और देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, चेहरे देखने के लिए क्या मतलब इसका चेहरे देखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जहाँ दाढ़ी बनाने जाते हैं वहाँ पर चेहरा देखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। आप समझिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अभी हम उसे विस्तार से एक चित्र के माध्यम से सभी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसे पहले समझ लीजिए और आप इसे नोट करते हुए चलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वीडियो को जरूर कीजिए। देखिए वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से मतलब जिसका दर्पण एक भाग होता है। वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं तथा उसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, डेसीमीटर आदि में माप सकते हैं। ठीक है। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, आइए वक्रता केंद्र समझते हैं। देखिए उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग होता है। देखिए ये भी वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं और इसे वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। अभी इन दोनों में अंतर मैं बता देता हूं आपको, तो आप परिभाषा से कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा थोड़ा सेम है दोनों का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्रुव को पोल भी कहा जाता है, इसका अंग्रेजी होता है पोल, इसलिए इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव से वक्रता दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता
के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, ये पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट भी है, जो कि 2 नंबर में पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए इसे। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट है और एक वक्रता वो फोकस दूरी है, उसे आगे बता रहा हूँ। फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए फोकस दूरी में है इन सबका चित्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव और मुख्य अक्ष और दर्पण का द्वारक, ये सब उसी में है चित्र में। अभी मैं यहाँ पर सारा समझा देता हूँ। देखिए नीचे चित्र बना है, इसमें लिखा भी है, ठीक है। पहले हम समझते हैं मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, अभी इसे चित्र से भी समझाऊंगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हमसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए फोकस दूरी भी पूछता है और मुख्य फोकस भी पूछता है, तो इसे चित्र से समझ लीजिएगा। देखिए परिभाषा को आप सीधे समझ लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष यही है, ये जो चिन्ह है मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती। यहाँ पर भी मुख्य फोकस से और इस समांतर के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई, यही मुख्य फोकस है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ध्रुव, यही ध्रुव है। दर्पण के द्वारक को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। और देखिए वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग होता है। देखिए ये दर्पण जब पूरा बनाएंगे तो ये इसका केंद्र हो जाएगा, बीच का भाग, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब गोले की ये जो त्रिज्या रहेगी वही बीच वाला भाग, उसी को वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। और देखिए फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, इसे फोकस दूरी कहते हैं। इसी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए इस चित्र में भी समझ लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष है। परावर्तन के पश्चात देखिए एक कौन सा लेंस है? ये है उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, राइट। कंप्लीट है ना? सही बता रहा हूँ कि नहीं? ये क्या कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर गई तो एक आभासी बनेगा, इसमें प्रतिबिंब उत्तल लेंस में आभासी, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है और इसमें वास्तविक बनता है, ठीक है। अब फोकस तल को समझते हैं। फोकस तल किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष जो है उसके लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। देखिए अब आगे समझते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा ये पूछा भी जाता है पेपर में। आप किसी भी पेपर में देख लेंगे तो ये पूछा गया है, क्वेश्चन है, ठीक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में निम्नलिखित संबंध है। आइए अब कंसेप्ट क्लियर अच्छे से करते हैं। देखिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है, या बराबर r/2। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी होती है। ये जो है त्रिज्या r, उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, या तो आप कह सकते हैं त्रिज्या r का फोकस दूरी दोगुना होता है, ठीक। नोट में यह संबंध उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब खींचने के नियम। ये नियम जान लीजिए, 3 नियम होते हैं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते आगे चलेंगे।
गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब खींच खींचने के लिए निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब को आई डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसे खींचने के 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। पहला क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से हो जाती हैं। देखिए सिंपल है, इसमें कोई बुझाने वाला काम नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मुख्य फोकस से होकर जाने, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, ये समझ लीजिए। देखिए दूसरा क्या है, मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए जो सीधे मुख्य फोकस से होकर जाएगा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक। इस चित्र में भी देखिए, अवतल लेंस है, सॉरी अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक। अब तीसरा देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। देखिए वक्रता केंद्र यही है, इससे जो किरणें जाएंगी फिर परावर्तन होकर उसी ओर फिर चली जाएंगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। देखिए ये आती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जब यहाँ पर परावर्तित होती हैं तो इसी माध्यम में सीधे लौट जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार का होता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 1 प्रकार, या होता है वैसे 2 प्रकार, लेकिन एक ही प्रकार पढ़ना है, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में इसे पूरा कंप्लीट देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।